हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर आज 57 है। इससे पहले हम 56 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स या यूपीएचएससी या नेट या जेआरएफ के लिए अगर पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन देखें, हम आपको बताना चाहेंगे कैपिटल स्टडी सर्कल जो है वो ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। हमारे लखनऊ ब्रांच में इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो भी हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट की टीम है, तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं, चाहे वो JNU, DU, जामिया या अलीगढ़, BHU, IIT, तो हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प कर सकती है। वो आपको PhD में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप ऑलरेडी कहीं PhD कर रहे हैं तो आपको असिस्ट करने के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, प्योर साइंस, सोशल साइंस। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। कौन सी चीज़ की? भौतिकी विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की, समाज विज्ञान की। तो एक तो मैं बताना चाहूँगा कि दोनों चीज़ों में लिखे होने से फ़ायदा क्या होता है कि कई बार हिंदी में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो हिंदी में देख सकते हैं। और कम से कम एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ आप हिंदी इंग्लिश जानने की वजह से आप सही कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपको रिवाइज़ कर रहे हैं, याद रखते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर भी तो वो कुल मिला के अगर 60 क्वेश्चन रिवीजन की वजह से याद है और 2 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश की वजह से 10 क्वेश्चन की ही मेरिट में आप पिछड़ते हैं हमेशा। आपको लगता है 10 क्वेश्चन और कर लिए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, रिवीजन और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रश्न को देखना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ, किस चीज़ की शाखा है? भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की कैसे होगी? प्राकृतिक विज्ञान की। तो नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस किसको कहते हैं? जैसे हम केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, ये सब फिजिक्स भी अगर देखें तो नेचुरल साइंस है। या जो मेडिकल साइंस होती है, जो इस तरह की चीज़ों को हम नेचुरल साइंस कहते हैं, जहाँ पे बहुत नेचर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं और कॉन्क्रीट टर्म में आंसर आते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे, अगर आप H2O को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। ये हमेशा हर बार यही होगा, ये नहीं कि उसमें से नाइट्रोजन निकल आए, तो ऐसा मुश्किल होता है। इस तरह की जो साइंस होती हैं उसको हम प्राकृतिक। पूर्ण विज्ञान जिसमें सब कुछ हो। समाज विज्ञान जिसमें सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटी के बारे में जो विज्ञान होता है, अब इसको विज्ञान क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कि हर बार सेम रिजल्ट दे रहा, तो क्योंकि इसके सोसाइटी को किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धांत जो होते हैं वो कई बार टेस्ट करने के बाद, जो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कई बार टेस्ट करने पे अगर वो सेम रिज़ल्ट दे रहा है तो, और इसके अलावा वो फ्यूचर में क्या होगा उसको बता पा रहा है। तीसरा, जो चीज़ें हुई हैं उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर ऐसी चीज़ें कर पा रहा है तो हम उस चीज़ को विज्ञान बोलेंगे। अगर कोई चीज़ हो रही है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको विज्ञान नहीं बोलते। जैसे अगर हम हस्तरेखा को बोलें तो हो सकता है वो सही प्रेडिक्शन करे, फ्यूचर तो बता रहा है सही, लेकिन उसका डायरेक्टली किस तरह से लिंक है अभी तक ये नहीं ढूंढ पाए कि ऐसा क्या होगा, मनुष्य के अंदर कौन से केमिकल चीज़ें हो रही हैं, उसको अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उसको साइंस नहीं कहते। एस्ट्रोलॉजी जो है उसको भी हम साइंस नहीं कहते। हम फ्यूचर अगर सही भी प्रेडिक्ट हो रहा है तो भी हम उसको साइंस नहीं कहते। ऑल्दो अगर फ्यूचर कुछ गड़बड़ियों के साथ भी प्रेडिक्ट हो रहा है लेकिन एनालिसिस हो रही है और बार बार एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तब हम उसको साइंस कहते हैं। तो समाज विज्ञान में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी क्या होता है कि जो घटनाएं हुई हैं उसको बार बार करके देखना कि अच्छा ये करके देखते हैं कि लोगों को दबा के देखते हैं क्या रेवोल्यूशन होता है। अगर बार बार दबाने पर रेवोल्यूशन हो रहा है तो मान लिया गया कि ये सिद्धांत है कि बहुत ज़्यादा शोषण करेंगे तो क्रांति हो जाएगी। अब इसी के साथ फ्यूचर में क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना, साथ ही साथ क्यों हो रहा है अगर इसको एक्सप्लेन कर पाएँ, तो ये तीनों ही चीज़ जो सोशल साइंस है, समाज विज्ञान, वो कर पाता है, इसलिए इसको समाज का विज्ञान कहा जा रहा है।
ऑल्दो कई बार गलत होता है, कुछ चीज़ें कभी प्रिडिक्शन गलत हो जाएंगे, कभी कुछ भी होगा, लेकिन एनालिसिस है, रिपीटेशन है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस को या इस तरह के तमाम सारे जैसे हिस्ट्री है उसको साइंस नहीं कहते हैं। वैज्ञानिक हिस्ट्री साइंस नहीं, हिस्टोरिकल साइंस भी हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री को साइंस इसलिए नहीं कहते कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। तो आगे बताते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। फेबिनिस्ट वर इन फेवर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू। फेबिनिस्ट हमने कल के क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ा फेबिनिस्ट के बारे में। फेबियन कौन थे? फेबियन आया कहाँ से? रोमन जनरल के नाम से। या किस चीज़ में बिलीव करते हैं? इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। किस चीज़ के विरोध में थे? कि मार्क्स का जो आइडिया था कि वायलेंट रेवोल्यूशन होगा उसके विरोध में थे, लेकिन मार्क्स के जो समाजवाद का आइडिया था उसके फेवर में है। उसको कहते हैं कि सही है, समाजवाद होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में, पीसमिल प्रोसेस में धीरे धीरे लोगों को समझा के होना चाहिए। अब उसमें क्या है, जो मार्क्स का आइडिया ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन हैं वो किसके पास होंगे? मार्क्स भी कहते हैं वो समाज के पास होना चाहिए, और ये भी क्योंकि समाजवादी हैं, फेमिनिस्ट भी समाजवादी हैं, तो किसके पास होना चाहिए? वर्कर के पास, फार्मर के पास, सोसाइटी के पास, फ्यूडल लॉर्ड, मजदूर, किसान, समाज, सामंती राजा। तो सिंपल सी बात है, समाजवाद है तो समाज के पास, जो हमने कल भी बताया था, जो हमारा टेस्ट था उसमें, कि किस तरह से अगर समाज के पास कोई कंपनी या ओनरशिप होती है, जैसे सरकारी जिसको हम कह सकते हैं, या इसको हम इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर कहते हैं, तो वो किसी एक के पास प्रॉफिट ना जाके वो पूरे समाज को प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाता है। मान लीजिए जैसे LIC है, इसका जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उससे क्या करेगी? रोड बनाएगी, स्ट्रीट लाइट लगवाएगी, आपको दूसरी चीज़ स्कूल बनवाएगी, हॉस्पिटल बनवाएगी। इन्हीं चीज़ को अपने खर्चे के लिए नहीं लगा सकते कि प्रधानमंत्री अपने लिए खर्च कर दें, लेकिन उसी समय में जो दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां होंगी या कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी, वो मोस्टली अपने ऊपर खर्च करते हैं। जैसे अभी अडानी सेकंड रिचेस्ट बन गए हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? उसका जो पैसा, उनका जो प्रॉफिट आएगा, वो इसीलिए तो सेकंड रिचेस्ट कैसे बन गए? इतनी ढेर सारी कंपनियां गवर्नमेंट की होने के बाद भी गवर्नमेंट सेकंड रिचेस्ट नहीं बन सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है जनता पे, व्यक्ति को जनता पे नहीं खर्च करना है। ऐसा फेमिनिस्ट समाजवादी भी वो मान रहे हैं और मार्क्सवादी समाजवादी भी मान रहे हैं। अंतर दोनों में कि क्या है कि वो वायलेंट तरीका, जो हिंसात्मक तरीका है, उसको विरोध करते हैं, और रेवोल्यूशन को विरोध करते हैं फेमिनिस्ट की। तुरंत क्रांति करके नहीं करना, धीरे धीरे लोगों को समझा के करना है। तो सही आंसर C हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 163 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट प्लान, प्रोडक्शन इज गुड बिकॉज। लोकतांत्रिक समाजवादी के अनुसार योजित, मतलब योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन इसलिए अच्छा है कि, अब वो पूछ रहे हैं क्यों अच्छा है? समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप माल उत्पादन होता है, वह वृहद पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ता है, मजदूरों का प्रबंधन में हिस्सा होने के कारण वे कम से कम व्यय पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, अच्छे श्रेणी का माल उत्पादन में अग्रता मिलती है। इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी goods. The workers have a stake in the system and try to produce maximum lowest cost. It leads to production of goods according to the requirement of society. तो क्या कहते हैं? एक तो सबसे पहले जरूरी कि डेमोक्रेटिक जो सोशलिस्ट हैं वो किस पे बिलीव करते हैं? प्लान प्रोडक्शन पे, कि प्लानिंग करके प्रोडक्शन किया जाए। ऐसा ना प्रोडक्शन कर दिया जाए, अब उसको बेचा कैसे जाएगा ये नहीं हो। जो समाज की ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जो समाज को अभी कम ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन कम हो। तो समाज के आवश्यकता के अनुरूप माल उत्पादन होना, यही इसका आइडिया सही है। इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये ना हो कि हमने बना तो दिया, जैसे बहुत बार चीज़ें, जैसे बहुत सी नई कंपनियां हैं, वो नई नई तरीके की कार बना रही हैं, नए प्रोडक्ट बना रही हैं, बना देती हैं, उसके बाद उसको बेचने का तरीका लेती हैं। समाज में उसकी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी ये नहीं मालूम है, तो उसकी वजह से उनको नुकसान भी होता है और समाज को भी नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं।
64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फेबियन सोसाइटी वॉज सेटअप टू। अब ये पूछ रहा है कि फेबियन समाज की स्थापना इसलिए हुई, क्यों हुई, इसका कारण बताइए। पॉपुलराइज कम्युनिज्म की जो साम्यवाद है, कम्युनिज्म जिसको हिंदी में कहेंगे साम्यवाद, साम्यवाद को लोकप्रिय करने के लिए, इसीलिए बोला कि कई बार वो ट्रांसलेट नहीं करते, उसी तरह से नाम दे देते हैं, इंग्लिश नाम को ही हिंदी में लिख देते हैं। अराजकतावाद को लोकप्रिय बनाने के लिए पॉपुलराइज एनार्किज्म, व्यक्तिवाद को अद्वात करने के लिए ब्रिंग इंडिविजुअलिज्म अप टू डेट, कि उसको अपग्रेड करने के लिए इंडिविजुअलिज्म जो है व्यक्तिवाद है, समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ें डिस्कस की, इसमें फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका जो आइडिया है वो समाजवाद का है। समाजवाद का मतलब आर्थिक समानता होनी चाहिए, या आर्थिक बहुत गैर जो बराबरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास खाने को ना हो और कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनका आइडिया है क्या फेबियन सोसाइटी का। अब ये कह रहे हैं कि कैसे होगा, जो हमने बताया कि मार्क्सवाद से इनके मतभेद यही हैं। कैसे होने पे सिर्फ मतभेद है, होना तो चाहिए, दोनों एग्री कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे बिना वायलेंट तरीके से लोगों को समझा के एजुकेट करके तब देना चाहिए। मार्क्स क्या कहते हैं कि ऐसे, क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे, आपके पास, मार्क्स का आइडिया है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसके पास स्कूल है, कॉलेज है, प्रेस है, मीडिया है, तो वो आपको क्रांति के लिए आपकी बात को, आपका जो फेवर में चीज़ें होंगी आपको गलत समझा देगा। इसलिए वो कहते हैं कि क्रांति होगी तो वहाँ पे सडनली चेंज हो जाएगी चीज़ें, और उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का जो आइडिया मार्क्स का है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, जहाँ पे वो जिस तरह से चाहें प्रोपेगेंडा या अपनी बात को मनवा सकें। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टेट इज, मार्क्स के अकॉर्डिंग राज्य क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, ईश्वरीय संस्था है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये मार्क्स का रिलीजन या धर्म के लेके है कि धर्म एक अफीम है। अफीम है का मतलब है कि जिस तरह से अफीम समस्या को भुलाती नहीं, मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है तो आपने अफीम ले लिया, या कोई भी चीज़, डिप्रेशन में आपने अफीम ले ली, तो वो कारण तो नहीं ख़त्म करेगा लेकिन आपको भुला देगा। उसी तरह से मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, क्योंकि जो धर्म भी है वो समस्या को सॉल्व नहीं करता, कि जो समस्या है, जो गरीबी, जो उनका आइडिया है क्लास स्ट्रगल का या मटेरियलिज्म का, बोले उसकी समस्या तो सॉल्व नहीं करता, लेकिन उस समस्या को भुलाने में बहुत मदद करता है धर्म। कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर धर्म में ज़्यादा लीन हो जाए तो उस समस्या को भूल जाएगा कि अच्छा हम गरीब हैं, उसको लगेगा अच्छी बात है, कोई अमीर है तो है, हम गरीब हैं। सकारात्मक हित, पॉजिटिव गुड के बारे में, जरूरी बुराई के बारे में। जरूरी बुराई कौन मानता है? इंडिविजुअलिस्ट या व्यक्तिवादी या उदारवादी, ये लोग मानते हैं जरूरी बुराई है। और मार्क्स क्या मानते हैं? शोषण का साधन है। अभी हमने जो बात की थी वो कह रहे हैं कि मार्क्स की जब भी राज्य बनेगा तो उसमें जो बुर्जुआ क्लास जो कहते हैं, जो अमीर वर्ग है, वो राज्य की नीतियों को इस तरह से बनाएंगे कि उनके फेवर में हो, ना कि दूसरे जो वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसके फेवर में हो। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार अगर आप राज्य को माइन्यूटली पढ़ेंगे तो जैसे हमने एलिट थ्योरी जो परेटो और मार्क्स का ये लोग भी देते हैं, वो लोग भी यही कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं, वो लोग अमीर, अलग अलग एलिट क्लास कहते हैं, सिर्फ अमीर पैसे से नहीं कह रहे हैं, कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके अलावा जो बड़े राजसी खानदान के लोग हैं, या बहुत बड़े एक्टिविस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बड़े हैं, बड़े हीरो हीरोइन है, ये बड़े मिलिट्री पर्सन है, लिटरेरी पर्सन है, ये सारे लोग जो होते हैं अपने हित में काम करते हैं, ना कि जो गरीबों के हित में है। तो पॉलिसी भी ऐसी बनती है कि जो गरीबों के हित में उतनी ना हो के अमीरों का हित को ज़्यादा साधती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि शोषण का एक साधन ही है वो, किसी, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे वो दूसरे कोई भी शासन हो,
इवन डेमोक्रेसी को भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी में भी कहने के लिए तो आप फ्री हैं, लेकिन आप क्या सोच के वोट करेंगे ये डिसाइड करता है मीडिया। अब मीडिया किसके पास होगा? मीडिया गरीब आदमी के पास तो नहीं होगा, वो किसके पास होगा? अमीरों के पास होगा। तो वो जो दिखाना चाहेंगे कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी ख़राब है, ये चीज़ बताने के लिए वो फ्री होते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स इसीलिए कहते हैं कि शोषण का साधन है, चाहे वो कैसा भी राज्य हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, तानाशाही हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे डेमोक्रेसी हो या दूसरा कोई भी सिस्टम हो। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर पे पहुँच जाते हैं। मार्क्स बिलोंग टू, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत कि मार्क्स कहाँ से कहाँ पैदा होते हैं, और ये सबको मालूम होगा कि कब पैदा हुए थे मार्क्स। 5 में 1818 में, और उनकी डेथ क्या हुई 14 मार्च 1883 में। तो ये कहाँ पे हुई थी? टियर नाम के जगह पे, और ये कहाँ पे है? जर्मनी में। तो ये जर्मनी सबको मालूम है, ऑल दो वो रहते हैं ज़्यादातर फ्रांस में और ब्रिटेन में, इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन उनकी सही जन्मस्थली या बिलोंग वहाँ से करते हैं, जर्मनी से। जर्मन फिलोसोफर हैं। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स हिस्ट्री इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये कहते हैं मार्क्स के अनुसार इतिहास इसका उत्पादन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लगता, इसको अगर लॉजिकली सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाता। मार्क्स बहुत क्लियरली यहाँ पे बोल के जाते हैं, तो उस क्लैरिटी उतनी होनी चाहिए आंसर के लिए कि मटेरियल फोर्स भौतिक बल से बना है, धार्मिक बल, राजनीतिक बल और भौतिक धार्मिक राजनीतिक बलों का संयोजक है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल रिलीजियस पॉलिटिकल फोर्स है, तो ज़्यादातर थिंकर तो ये मानते हैं, लेकिन मार्क्स इसको नहीं मानते। मार्क्स कहते हैं राज्य या दुनिया में जो भी इतिहास है, और उनका वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो लिखते भी हैं, द हिस्ट्री हिथरटू इज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि अभी तक का तो इतिहास है वो क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दो वर्गों का संघर्ष है। दो वर्ग क्यों? एक क्लास क्या हो गया? प्रोलेटरिएट, जिसको हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग, और ऊपर क्या हो गया? बुर्जुआ, बुर्जुआ जिसको हम कहते हैं अमीर वर्ग। तो उनके बीच का संघर्ष है। तो किस चीज़ को लेके? भौतिक चीज़ों को लेके संघर्ष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मटेरियल फोर्सेस को लेके ही सारे चीज़ जो इतिहास बना है सिर्फ उसी पे बना है कि किसके पास मटेरियल चीज़ ज़्यादा है, उत्पादन के साधन है, चाहे वो कभी लैंड, जब उत्पादन का साधन तो लैंड के फॉर्म में, आज फैक्ट्री इंडस्ट्री लैंड है, और कल के समय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है वो भी। लेकिन उत्पादन के साधन किसके हैं? आप इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, आप समझदार हो सकते हैं, लेकिन वो सारे समझदार लोगों को एक बड़ी कंपनी अपने यहाँ एम्प्लॉय बना लेती है, और उससे वो प्रॉफिट वो कंपनी ज़्यादा कराती है। जो इंटेलेक्चुअल है, जिसने पढ़ाई की, जिसने ज़्यादा मेहनत की, या जो उसकी क्रिएटिविटी की वजह से कंपनी चल रही, उसको उतना पैसा ना मिल के जो मालिक है, जिसके पास पहले से पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो यही कह रहे हैं कि मार्क्स कह रहे हैं मटेरियल फोर्स से ही चीज़ें डिराइव होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 168 पे चले जाते हैं। मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, देखिए अगले में ही एक्सप्लेन ही कर दिया इन्होंने। मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट, मार्क्स का इतिहास की भौतिक धारणा, इतिहास की भौतिक धारणा में बिलीव करते हैं, इसके अलावा किसी और धारणा में नहीं। सिद्धांत इस पूर्वानुमान पर आधारित है। अगर उसमें धार्मिक चीज़ें डाल दी जाएँ, दार्शनिक और ये सब चीज़ें, तो कोई इसका मतलब नहीं है था। भौतिक या आर्थिक, अगर आर्थिक लिखा तब तो ठीक है, इसके अलावा किसी भी चीज़ में नहीं फंसना है। मार्क्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इतिहास का मार्ग बदलता नहीं है। इतिहास का मार्ग समाज के नेतागण निर्धारित करते हैं। इतिहास का मार्ग आदमी का विवेक निर्धारित करता है। इतिहास का मार्ग उत्पादन की प्रणाली निर्धारित करती है। अभी हमने क्या बताया? आर्थिक भौतिक चीज़ों पे। तो कोर्स ऑफ हिस्ट्री रिमेन्स अनचेंज, ये तो नहीं कहते हैं, बदलती रहती है। वो लगातार बताते हैं अलग अलग समय में किस तरह से जो प्रिमिटिव कम्युनिज़्म है, उसके बाद स्लेवरी आती है, उसके बाद फ्यूडलिज़म आता है, फिर कैपिटलिज़म आता है, फिर सोशलिज़म आता है, फिर कम्युनिज़्म आता है। तो वो बोल रहे हैं कि इतिहास में तो लगातार बदलाव हो ही रहा है और रेवोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा जब कोर्स ऑफ हिस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द लीडर्स ऑफ सोसाइटी, अब ये कहते हैं लीडर नहीं डिसाइड करता है, कोई एक आदमी इतिहास की धारा को नहीं डिसाइड करता।
इतिहास का मार्ग आदमी के विवेक पर निर्धारित करता है। मतलब विवेक जो है वो भी जो है सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। मार्क्स का आइडिया एक और भी है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, कई बार इसकी जगह पे वो पूछ सकता है कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर पे कौन बात करता है, कि आधार के ऊपर आधारभूत संरचना जो है वो अलग है। तो बोले कि विवेक भी आधार पे जो इकोनॉमिक, जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उतना विवेक होगा। अब इसको मार्क्स का कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था अच्छी है वहाँ पे ही ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो चाहे वो नोबेल प्राइज़ उनको मिलते हैं, वहाँ पे रिसर्च अच्छी होती है, वहाँ पे नए इन्वेंशन अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे लिटरेचर भी अच्छा लिखा जा रहा है, वहाँ मूवी भी अच्छी बन रही है, उन्हीं को कहते हैं, वहाँ पे जो सॉन्ग्स है वो भी अच्छे बन रहे हैं। तो तमाम सारे जो क्रिएटिविटी है, जो विवेक को बढ़ाने की बात होती है, वो भी कह रहे हैं कि आर्थिक चीज़ पे ही डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ सामाजिक चीज़। सामाजिक चीज़ों में हो सकता है थोड़ा बहुत, और भारत में भी देखें कि भारत की जब आर्थिक स्थिति अच्छी रही है तब तक यहाँ से बहुत से लोग अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही आर्थिक स्थिति जिसकी ख़राब होती जाएगी वो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। जब चीन एक समय में बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति थी, वहाँ से बड़े बड़े फिलोसफर निकले, लेकिन एक समय में जब बुरी स्थिति है तो बहुत सालों से कुछ नहीं हुआ। और आज के समय में फिर से देखें तो नए इन्वेंशन चाइना करना शुरू कर दिया, अब वो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो गई। तो आर्थिक स्थिति या सोसाइटी में भी, आम जनों में भी देख लेंगे कि हमारे आसपास के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके घर के लोग या वो लोग बेहतर कर पा रहे हैं। जो पिछड़े हुए हैं उनके यहाँ कम लोग होने के चांसेस तो होते हैं, 2-4 लोग कभी कभी हो सकता है, मान लीजिए 100 है उसमें से 4 यहाँ पे करें, लेकिन यहाँ 100 में से 40 करेंगे तो यहाँ पे जो गरीब है उसमें 100 में से 4 ही करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इतिहास का मार्ग उत्पादन की प्रणाली निर्धारित करती है। ये बिल्कुल याद रखिए कि हिस्ट्री का डिटर्मिनेशन जो है वो क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे होता है कई बार। आगे बढ़ते हैं 69 पे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द क्लास डिस्टिंक्शन इन द सोसाइटी आर बेस्ड ऑन, कि मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग विभेद इस पर आधारित है। किस चीज़ पे? धर्म पे। अभी हमने बात की कि धर्म पे आधारित है, तो वो नहीं है, क्योंकि रिलीजन को क्या कहते हैं? ओपियम ऑफ मासेस, या हिंदी में धर्म अफीम है। तो अफीम उस पर तो निर्धारित नहीं होती। सामाजिक प्रतिष्ठा, उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ जो है, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब चीज़ें फॉल्स कॉन्शियसनेस हैं, ये गैर जरूरी चेतना है कि इन सब चीज़ों से आदमी फंसा तो रहता है, लेकिन अल्टीमेटली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फैमिली स्टेटस से भी नहीं। हॉस्टाइल इंटरेस्ट का मतलब प्रतिकूल हित। अब प्रतिकूल हित का मतलब यहाँ पे है कि दो वर्गों के हित अलग अलग हैं। जो गरीब हैं उनका हित और जो अमीर हैं उनका हित कभी एक हो सकता है? नहीं, क्योंकि अमीर जो है वो चाहेगा कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या उसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले तो क्या होगा? हमको कॉस्टली चीज़ मिलेगी। मान लीजिए आप तेल खरीद रहे हैं अडानी का, तो अगर अडानी का तेल में 100 की जगह 110 मिलने लगे तो क्या होगा? हमारा तो 10 रुपये जाएगा। इस तरह से करोड़ों लोगों का 110 रुपये जाएगा। अगर 1 करोड़ लोगों का 10 रुपये गया तो अडानी के पास 10 करोड़ रुपये पहुँच जाएंगे। और अगर 100 करोड़ लोगों के पास 10-10 रुपये अगर जाए तो 1000 करोड़ पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें आइडिया मार्क्स का है कि ये इंटरेस्ट ही अलग अलग है। आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपसे ही पैसे उधर जाएंगे तभी वो अमीर होंगे। और अगर आप वो चीज़ सस्ती देंगे तो उनकी अमीरी कम हो जाएगी, और आपको सस्ता मिलेगा तो आपके पास सेविंग ज़्यादा होगी तो आप अमीर हो जाएंगे। तो ये जो है गरीब और अमीर के बीच का जो प्रतिकूल, क्योंकि इंटरेस्ट ही बिल्कुल अलग है मार्क्स के अकॉर्डिंग। मार्क्स ये मानते हैं विभेद हमेशा से रहा है और वो ही इतिहास का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वैल्यू ऑफ अ गुड इज़ डिटरमाइंड बाय, कि किसी भी चीज़ का जो मूल्य है, मार्क्स के अनुसार माल का जो मूल्य है ये निर्धारित करता है किस चीज़ पे? तो पहला लेबर, जिसको हम मजदूर कह रहे हैं, ज़मीन पे, पूंजी पे, ऊपरी सभी घटकों का संयुक्त। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी अगर लॉजिक लाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है अपने मार्क्सवाद
तो फिर आप गलत लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे ऊपर के सभी घटकों का। तो ये लिबरलिज्म तो मानता है इन सब चीज़ों का से वैल्यू डिसाइड होती है, लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं कि मूल्य जो होता है मजदूर ही डिसाइड करता है। कि एक तो किसी भी चीज़ की मूल्य जो है उसका प्राइमरी प्रोडक्ट जो है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है उसमें मजदूरी कितनी मिली। मान लीजिए हमने एक पेन बनाया, पेन की कॉस्ट क्या है, उसमें रॉ मटेरियल 3 रुपये लगे, और अगर हम 10 रुपये का बेच रहे हैं तो उसको मान लिया जाता है कि ये जो 7 रुपये हैं एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं, बोल रहे हैं आपकी ये मजदूरी है। अब दिन भर में आपने 100 पेन बनाए तो आपको 700 रुपये मिल जाएंगे। अब जो मार्क्स कहते हैं कि यही चीज़ जो मजदूरी है इसकी वैल्यू डिसाइड करती है, लेकिन जो पूंजीवादी उसमें सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि जो मजदूर है उसको 7 रुपये की जगह उसको 2 रुपये मिलते हैं पर पेन, और जो 5 रुपये हैं वो मालिक ले लेता है, तो उसको तो पर 100 पेन पे 500 रुपये मिल रहे हैं, और ऐसे वो 10 लोगों से बनवा रहा है तो उसके दिन भर की कमाई 5000 रुपये हो जाएगी। लेकिन जो मजदूर है उसकी कमाई क्या होगी, 200 रुपये। तो बोले कि यही जो 7 रुपये उस मजदूर को मिलना चाहिए था उसका मालिक जो शोषण कर लेता है, इसी को ये कहते हैं सरप्लस वैल्यू। तो सरप्लस वैल्यू या हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो यहाँ पे तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गई, मजदूर। जो लेबर है वो मजदूरी उसकी वही डिसाइड करता है किसी भी चीज़ के वैल्यू। और अगर आप देखेंगे कभी आप बाहर जाएं यूरोप और अमेरिका में, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही किसी वहाँ पे मजदूरी क्योंकि बहुत डिफाइंड है, तो वहाँ जैसे ही किसी चीज़ में लेबर मिल गया तो वो बहुत कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि मजदूरी मिनिमम वेज बहुत ज़्यादा है होते हैं, तो उसकी वजह से आप जो इवन कनाडा में या अमेरिका में या रूस में या यूरोप की किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप खुद चाय उठा के ला रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आपने चाय कोई और पहुँचाने आ गया तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए $1 की चाय है, अगर आपने अपना खुद वेंडिंग मशीन लगी हो वहाँ से ले लिया, लेकिन वही अगर आप किसी रेस्टोरेंट या उस तरह ढाबा तो नहीं होते छोटे, लेकिन उस तरह के किसी चीज़ में पहुँच गए तो वो $10 हो जाएगी कि अगर वो टेबल पे सर्व करेगा तो 10 गुना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वो लेबर कॉस्ट उसको मिल जाएगी, क्योंकि आप एक कॉफ़ी पियेंगे और वो आपको सर्व कर रहा है, इस तरह के 10 लोगों को सर्व करेगा, तब जाकर उसके $90 दिन भर में बनेंगे। तो इसलिए वहाँ पे अलग तरह से सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जैसे जो एशियन कंट्री है वहाँ पे मजदूरी की कॉस्ट बहुत कम होती है, तो जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मिलता है। आगे बढ़ते हैं, 171 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन मार्क्स के इतिहास के ऊपर के विचार को दर्शाता है। तो 171 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री। इतिहास और कुछ नहीं बल्कि विभिन्न लोगों के बीच की लड़ाई का रिकॉर्ड है। इतिहास और कुछ नहीं बल्कि दमनकारी और उत्पीड़ितों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास यह बीती घटनाओं का प्रमाणिक रिकॉर्ड है, ऊपरी कोई नहीं। तो इतिहास को लेके मार्क्स का जो आइडिया है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे बाकी लोग इतिहास को किस तरह से देखते हैं, इतिहास को देखते हैं रिकॉर्ड की तरह कि जो राजा थे उनका रिकॉर्ड, या कहते हैं जो इंसिडेंट मेजर हुए उनका रिकॉर्ड। मार्क्स कहते हैं इतिहास को पलट देते हैं। इतिहास बोलते हैं शोषण और शोषणकारी का इतिहास है। तो अगर पुराने समय में चले जाएं तो इसीलिए जैसे फेमिनिस्ट जो बोलती हैं वो कि महिलाओं का इतिहास कहाँ जाएगा। अगर हम देखें तो कोई राजा जो है, बहुत कम रेयरली राजा जो है या रानी जिसको हम बोलेंगे, या जिन्होंने रूल किया वो महिलाएं हैं, तो उनका इतिहास कहाँ गया। या उसी समय में अलग अलग जगह पे अगर भारत में जाएं तो हम देखेंगे कि दलितों का इतिहास कहाँ रहेगा, क्योंकि वो तो उसमें से कोई राजा नहीं हुआ, बहुत ही रेयरली कोई हुआ है। इसी तरह से दूसरे अन्य जो कम्युनिटी हैं उनका भी इतिहास ख़त्म हो जाएगा। या अगर हम देखें तो मुग़लों के आने के बाद क्या हिंदुओं का इतिहास ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू राजा नहीं बचे, बड़े राजा मुग़ल थे। या ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या मुसलमानों और हिंदुओं का इतिहास ख़त्म हो गया। तो ऐसा मार्क्स कहते हैं कि इतिहास नहीं ख़त्म, वो संघर्ष जो था एक दूसरे कम्युनिटी का जो डोमिनेंट थी,
अलग अलग समय में अलग अलग डोमिनेंट कम्युनिटी जो है वो है, और जो दबी हुई कुचली हुई समिति उसका जो संघर्ष है उसी का वो भी इतिहास है। इसीलिए अब महिलाओं का इतिहास मान लीजिए आज से समय लिखे कि बुद्ध के समय महिलाओं का इतिहास, तो बुद्ध के समय राजा रानी महिलाएं तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका इतिहास तो होगा। या कहते हैं उसके बाद के जो मौर्यन एम्पायर में दलितों का इतिहास, ये उस समय के दलित क्या करते थे, या मुग़ल एम्पायर में जो हिंदुओं का इतिहास, या ब्रिटिश एम्पायर में मुसलमान और हिंदू क्या करते थे, किस तरह के रोजगार करते थे, तो उनका भी इतिहास। तो मार्क्स जो देखने का तरीका है वो कहते हैं कि इतिहास तो सबका हो सकता है, और इतिहास हमेशा अमीर और गरीब के जो है उसके दमनकारी, इसको जो बुर्जुआ क्लास बोल रहे हैं, और जो उत्पीड़ित है उसको प्रोलेटरिएट क्लास, जिसको हम कहते हैं बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के बीच का जो इतिहास है वही इतिहास है। कि हमेशा कोई ना कोई एक कम्युनिटी जो होगी वो एक जो डोमिनेंट होगी, जो शोषण करेगी, और दूसरा का शोषण हो रहा होगा, तो उनका आपस के संघर्ष को ही इतिहास वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सियन सोशलिस्ट आर इन फेवर ऑफ। मार्क्सिस्ट जो सोशलिस्ट हैं, अभी हमने फैबियन सोशलिस्ट की बात की थी, या इसके अलावा गिल्ड सोशलिज्म की बात भी की थी, या कह सकते हैं जो सिंडिकलिज्म की बात की थी, लेकिन अब ये मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट की बात हो रही है। क्या चाहते हैं? एबोलिशिंग कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बर्खास्त करना चाहते हैं। मार्क्सवादी समाजवादी किसके पक्ष में है? पूंजीवाद को सुधारना चाहते हैं, पूंजीवाद को जैसे थे वैसी स्थिति में बनाए रखना चाहते हैं, ऊपर कोई नहीं। क्या ये चाहेंगे पूंजीवाद को बनाए रखना? नहीं। पूरा इनका जो अभी तक जितना हमने समझा, पूरा आइडिया ही यही है कि पूंजीवाद को ख़त्म करना है। तो एबोलिशिंग, बर्खास्त करना कैपिटलिज्म को, क्योंकि ये कहते हैं कैपिटलिज्म का जो आइडिया है वो शोषण पे आधारित है, कि जो मजदूर जो मेहनत असली में कर रहा है उसका शोषण करके जो अमीर आदमी जिसके पास पहले से धन था वो लगातार और धन कमाता जा रहा है, और शोषण काम किससे करवा रहा है? मजदूरों से, और मेहनत मजदूर कर रहा है और प्रॉफिट इसका हो रहा है। मार्क्स का ये मानना था। तो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे। बाकी अगर हम फेबियन सोशलिस्ट चाहें तो वो क्या चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, या दूसरे जो सोशलिस्ट हैं वो सुधार भी चाहते हैं, लेकिन मार्क्सवादी नहीं चाहते सुधार, वो पूरी तरह से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। द मार्क्सिस्ट बिलीव दैट कैपिटलिज्म कंट्रीब्यूट टू इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि पूंजीवाद जो है वो अपने आप को इस प्रकार नाश करता है। तो मार्क्स ये लिख के आते हैं कि हर व्यवस्था अपना जो कब्र है वो खुद खोदती है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यवस्था है उसमें प्रॉब्लम होगी, वो अपनी ही कब्र खोद लेगी। कैसे? अब ये कहते हैं पूंजीवाद तो बहुत फ्लरिश कर रहा है, लेकिन ख़त्म कैसे होगा? तो मज़दूरों को कम से कम मजदूरी देकर उनकी खरीदने की क्षमता कम करना, मज़दूरों को सरकार के काम काज में हिस्सा लेने से मना करना, अधिक निम्न वर्ग के लोगों को उनके ही श्रेणी में लाकर बृहत मात्रा में उत्पादन कर मजदूर वर्ग को आर्थिक दृष्टि से मुक्त करना। तो कौन सी चीज़ सही होगी? अगर हम अभी जितना हमने मार्क्सवाद को समझा उसमें क्या है? बाई पेइंग लोवेस्ट वेज टू वर्कर्स बाय रिड्यूसिंग देयर पर्सनल। अब बोले कि अपनी कब्र, हर व्यवस्था अपनी कब्र खुद खोदती है, तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें किस पे डिपेंड करती है? पूंजीवादी व्यवस्था करती है कि अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, मतलब वो फ्लरिश करेंगे, वो पूंजीवादी जो है उसका। लेकिन प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? क्योंकि इनको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको मजदूर चाहिए मिनिमम वेज पे। कि अगर आप प्राइवेट कंपनी को देखें, अभी हम कुछ दिनों पहले रिलायंस का हमने इंटरनेट रखवाया, तो उसमें क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलते हैं महीना, वो लगा रहा है दिन भर में, उसको कम से कम 2 कनेक्शन लगाने होते हैं। तो वो 10,000 रुपये महीना वाला व्यक्ति खुद इंटरनेट नहीं लगवा पाएगा अपने घर में। या इसी तरह से तमाम सारी जगह पे कोई 5,000 10,000 में अगर काम करेगा तो वो खुद जो कस्टमर नहीं बन पाएगा। तो मज़दूरों को कम से कम मजदूरी देकर उनकी खरीदने की क्षमता कम कर देंगे। अब खरीदने की क्षमता अगर आपने कम कर दी, यहाँ पे 10,000 लेके कम कर दिया, अब ये जैसे ही इसकी क्षमता कम हो गई तो ये बिस्किट भी नहीं खरीद पाएगा, मैगी भी नहीं खरीद पाएगा, दूसरी चीज़ें नहीं खरीद पाएगा, तो बाकी सबका जो है वो लॉस होता रहेगा। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली पूंजीवाद हमेशा क्राइसिस में आ जाता है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो हर कुछ दिनों में एक स्लो डाउन आता है। तो स्लो डाउन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, इसीलिए उत्पादन आप बढ़ा के भी क्या करेंगे? तमाम सारे जो रिलायंस
के जो फ़ोन थे वो बंद हो गए। जियो चल रहा है लेकिन रिलायंस इससे पहले, या दूसरे डोकोमो या दूसरे लोग, क्योंकि व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो कम से कम जो सबसे सस्ता देगा उसको खरीदेगा। जैसे सस्ता रिलायंस ने दिया उसको लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को भारत में पैसा नहीं है, कम पैसा मिल रहा है, तो सस्ते से सस्ता खरीदना चाहते हैं। अब सस्ते से सस्ता खरीदने के चक्कर में बाकी जो लोग महंगा प्लान बेच रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो पूंजीवाद अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अ रेवोल्यूशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी टेक प्लेस। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में इस कारण क्रांति होती है विदेशी हस्तक्षेप से। ऐसा कुछ अभी तक हमने न पढ़ा न बताया। पूंजीवादी विशेष श्रेणी को अधिक महत्व देने से है और नहीं, और इनके बीच के बढ़ते विरोध से, शिक्षित लोगों की व्यवस्था के साथ नाराज होने से। तो अभी हमने जितनी बात की उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आपको? ड्यू टू ग्रोइंग एंटोगोनिज्म बिटवीन हैव्स एंड नॉन, कि जिनके पास नहीं है वो गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। कि पहले वो कुछ कमाता था या पहले उतने खर्चे नहीं थे, मान लीजिए वो 10,000 कमाता था, लेकिन 10,000 के वजह से उसको समाज में दूध आपको 20 रुपये लीटर मिलता था, लेकिन अब वो 50 रुपये लीटर हो गए तो भी वो 10,000 कमा रहा है। किराया किसी चीज़ का, टेम्पो का अगर मान लीजिए या बस का किराया 10 रुपये था तो वो हो गए 15 रुपये। तो धीरे धीरे उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो वो क्या होगा कि जो नहीं है और जिनके पास है, उसी समय में आप देखेंगे भारत में जो है, जो मर्सिडीज़ कार या बड़ी बड़ी कार जितनी आती हैं उसके लिए लाइन लगी रहती है, क्योंकि जो अमीर है उनके पास बहुत पैसा है और जो गरीब हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो देखिए कि साइकिल, जो एटलस साइकिल थी वो बंद हो गई। क्यों? साइकिल खरीदने वाले लोगों के पास पैसा ही नहीं है, साइकिल खरीद ही नहीं पा रहे हैं। और जो अमीर है, जो मर्सिडीज़ से लेके BMW को देखेंगे तो उसमें लाइन लगी हुई है, तो अमीर और अमीर हो जाता है। इसी से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स। आगे बढ़ जाते हैं 74 के बाद 75 पे देख लेते हैं। मार्क्स हेल्ड दैट इन कम्युनिस्ट सोसाइटी मार्क्स ने बताया कम्युनिस्ट समाज में क्या होगा। मध्यम वर्गीय श्रमजीवी पर अधिकार करेंगे, श्रमजीवी मध्यम वर्गीयों पर अधिकार करेंगे, मध्यम वर्गीय और श्रमजीवियों का क्षेत्र स्पष्ट रूप से आंका जाएगा और कोई भी किसी पर अधिकार नहीं करेगा। मध्यम वर्गीय और श्रमजीवियों के बीच का विभेद नहीं होगा। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी में बात कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे दो टर्म है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, समाजवादी और साम्यवादी। तो साम्यवादी और समाजवादी में अलग है। तो समाजवादी जो होगा वहाँ पे तो जो वर्ग होंगे दो, लेकिन उसका विभेद कम होगा। लेकिन साम्यवाद में क्या होगा? कोई वर्ग ही नहीं होगा, जिसको कहते हैं साम्यवाद में क्लासलेस एंड स्टेटलेस। राज्य भी नहीं होगा, न ही वर्ग होगा। अब ख़त्म हो चुका है सारे विभेद, सब लोग फ्रीली रहेंगे जैसे पहले रहते थे नेचर के स्टेट में, कि जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ले ले। ज़बरदस्ती रखने का, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है वो मिल जाएगा आपको। उनका आइडिया है कि जैसे जानवर होते हैं तो जानवर शिकार करके, शेर शिकार करके अपने पास रखता नहीं है। वो कहता है कि जब भूख लगे फिर जाके मार लेंगे। ऐसा नहीं कि अपने अगली पीढ़ी के लिए रखे, किसी और के लिए रखे, वो नहीं करते। तो बोले कि साम्यवाद वैसी स्थिति होगी कि जहाँ पे सब कुछ सबके पास होगा, जहाँ किसी को ज़बरदस्ती इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं 176 में पहुँचते हैं। कम्युनिज्म विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स एंड एंजल्स एंड मॉडिफाइड बाय सब्सिक्वेंट फिलोसफर बिलीव्स इन। अब ये कह रहे हैं कि कम्युनिज्म या साम्यवाद, जिसको हम कह रहे हैं हिंदी में, जिसे मार्क्स और एंगल्स ने प्रस्तुत किया और बाद के तत्वज्ञानियों ने परिष्कृत किया, इसमें विश्वास रखता है। किस चीज़ में? सभी उत्पादनों के साधन देश के अधीन हैं, आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण आज़ादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां महत्वपूर्ण उद्योग देश नियंत्रण में, ऊपर कोई नहीं। तो क्या चाहते थे? अभी हम बात कर रहे थे कि साम्यवाद में क्या होगा? स्टेटलेस और राज्य ही नहीं होगा। तो साधन किसके पास? सभी उत्पादन के साधन देश के अधीन होंगे। अगर यहाँ समाजवाद लिखा होता तब अलग हो जाता, तब ये सही हो जाता, लेकिन ये नहीं लिखा है। तो आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण आज़ादी इसके लिए नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ महत्वपूर्ण उद्योग देश के नियंत्रण में होंगे, ऐसा भी नहीं। मिश्र अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं।
वहाँ पे क्या होगा, कोई भी राज्य नहीं होगा, किसी का अपना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, सब कुछ सबका होगा और जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ले लें। 76 के बाद 77, 2 पर्सन हु एक्सरसाइज्ड मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन मार्क्स वर। मार्क्स के ऊपर 2 व्यक्तियों का, जो 2 लोग थे उनका सबसे अधिक असर पड़ता है, वो कौन है? कि इसमें देखें तो सबसे बड़े जो हैं वो मैकियावेली और हेगल। तो मैकियावेली को हम जानते हैं कि ऑटोक्रेटिक हैं, द प्रिंस लिखते हैं, लेकिन इस तरह का आइडिया उनका है कि जो मार्क्स को प्रभावित करे, ऐसा नहीं है। फिशेट, लास्की ये बाद में हैं, हेगल, फ्यूरबाख ये उन मार्क्स से पहले हैं। रूसो और मैकियावेली और रूसो से इत्तेफाक नहीं रखते, तो सही आंसर क्या है? हेगल और फ्यूरबाख। हेगल हम सभी जानते हैं, जो आइडिया डायलेक्टिक का देते हैं और जिसको हम कहते हैं द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। मार्क्स इनका आइडिया था हेगल का, और उसी को आगे बढ़ा के उन्होंने क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स ने कर दिया। और फ्यूरबाख जो है, फ्यूरबाख पहले ऐसे जो भी दोनों ही जर्मनी के थिंकर हैं, जर्मन वो भी थे मार्क्स में। और फ्यूरबाख का आइडिया जो है, पहली बार वो क्रिश्चियनिटी को या रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि रिलीजन अपने आप में वो निगेट करते हैं कि रिलीजन की ज़रूरत ही नहीं समाज को, क्योंकि गॉड या इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं कि गॉड हो सकता है यूनिवर्सल हो, लेकिन क्योंकि कोई और जानवर तो नहीं जानता, हम ही जानते हैं गॉड को। तो बोल रहे हैं कि उनका थीसिस जो थी, उनकी जो थीसिस थी उसमें है कि गॉड को क्रिएट किया ह्यूमन ने, तो जो क्रिएटर होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए ह्यूमन बड़ा हो जाएगा, गॉड छोटा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि गॉड ने क्रिएट किया, ये आइडिया भी क्रिएट किसने किया, कि गॉड ने हमको क्रिएट किया। ये आइडिया फ्यूरबाख के अकॉर्डिंग, ये आइडिया ही अपने आप में है कि गॉड ने हम सबको क्रिएट किया, ये भी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया ये आइडिया। ऐसा नहीं कि जानवरों में भी ये मानते हैं या बाकी लोग भी मानते हैं। तो सिर्फ तो बोले कि जो क्रिएटर होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग बड़ा हो जाएगा, गॉड छोटा हो जाएगा। तो इस तरह के आइडिया से ही फिर आगे बढ़ाते हैं फ्यूरबाख के और हेगल के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए। और यहाँ तक ये भी कहते हैं कि हेगल का जो सिद्धांत था वो उल्टा खड़ा था, सर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। फ्यूरबाख के आइडिया से ही कहते हैं कि धर्म जो है अफीम है, इस तरह के आइडिया बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं 78 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वॉज बोरोड बाई मार्क्स फ्रॉम हेगल। अब हमने जो बात की अभी कि कौन सा आइडिया उन्होंने लिया था, अभी हमने बता ही दिया आपको ऐसे कि क्लास स्ट्रगल की थ्योरी हेगल से ली, सरप्लस वैल्यू, डायलेक्टिक, ये सभी उन्हीं की थ्योरी है मार्क्स की। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति। लेकिन हेगल से कौन सा लिया ये पूछ रहे हैं। तो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात की थी, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बनाया। और जो डायलेक्टिकल आइडिया है वो लेते हैं किससे, हेगल से। और डायलेक्टिकल आइडिया का मतलब है कि कोई भी जो आइडिया है वो एक थीसिस की तरह होती है, उसका जो उसमें जो कमियां होती हैं उसको लोग उजागर करते हैं, तो एंटीथीसिस आता है। और एंटीथीसिस जो होता है वो कमियों को बाद जो बनता है, एंटीथीसिस से सिंथेसिस बनता है। और सिंथेसिस के बाद इसको मान लिया जाता है कि नया सिद्धांत बन गया। लेकिन इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां और रह जाएंगी, और कुछ दिनों बाद ये सिंथेसिस बन जाएगा थीसिस। वाद, इसको हिंदी में कहते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो ये संवाद जो है वो अल्टीमेट कुछ दिनों बाद फिर से वाद की तरह बन जाएगा, और नए जो लोग आएंगे वो उसको फिर से क्रिटिसाइज़ करेंगे, और फिर उसमें से प्रतिवाद निकलेगा और फिर से संवाद बनेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हेगल इस चीज़ को बताते हैं और इसी को मार्क्स अडॉप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सही तरीका है इतिहास को देखने का या किसी भी चीज़ को देखने का, द्वंद्वात्मक पद्धति। और सरप्लस वैल्यू कहाँ से ली उन्होंने, रिकार्डो के आइडिया से। आगे बढ़ते हैं 79 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बीन रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू मार्क्स। निम्न में से कौन सा कथन गलती से मार्क्स से जोड़ा गया है, इसमें से देखिए दिया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम उसके बाद ख़त्म करेंगे। देश यह मध्यम वर्गीय का कार्यकारी समिति है।
ये बोल रहे हैं कि यह मध्यवर्गीयों की कार्यकारी समिति है। स्टेट इज एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ, ये बोला है, सही में बोला है। गरीब लोगों की सुरक्षा और उनके हित के उन्नयन के लिए देश बल का उपयोग करता है, ऐसा नहीं है। देश को चलाने वाले वर्ग की सुरक्षा उनके हित और उन्नयन के लिए देश बल का उपयोग करता है, ऐसा है। कि क्या कहते हैं, देश को चलाने वाले वर्ग के लिए सारी चीज़ें जो सुरक्षा और इन सब चीज़ों की हो रही हैं, कि आप देखेंगे तो जो देश को चला रहे हैं उनकी सुरक्षा में तो अरबों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उसी समय में छोटे गांव में सिर्फ 2-4 लाख की ज़रूरत होती है, जहाँ पे मलेरिया से भी लोग मर जाते हैं, हैजा से, डायरिया से ही मर जाते हैं, उनको लिए वो सिस्टम नहीं होता। तो मार्क्स कहते हैं कि जो चलाने वाले वर्ग उनकी सुरक्षा के लिए देश बल का प्रयोग करता है। मानव समाज में सभी तथ्यों का मूल जीवन भौतिक स्थिति में है, तो ये सही नहीं है। गरीब लोगों की सुरक्षा और उनके हित के उन्नयन के लिए देश बल का प्रयोग करता है, ये गलती से आ गया है कि ये ऐसा नहीं। वो कहते हैं गरीबों का तो शोषण करता है, जो देश है वो भी करता है, क्योंकि देश को चलाने वाले जो हैं वो अमीरों के एजेंट हैं। ऊपर लिखा है ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी है बुर्जुआ के। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच वन अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट स्टेट द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स, कि सभी बुराइयों के जड़ क्या है, कौन सा ऐसा है जो सभी बुराइयों की जड़ है। तो सोशलिस्ट स्टेट विच अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट स्टेट प्रॉपर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी ऑल। समाजवादियों के अनुसार सभी बुराइयों का मूल कारण क्या है, तो समानता तो चाहते ही हैं, लोकतंत्र भी समाजवादी चाहते हैं। कई बार जो कुछ लोग समाजवादी वो चाहते हैं, संपत्ति नहीं चाहते। बोले संपत्ति की वजह से अधिक संपत्ति रखने की वजह से क्या होता है, लोग दूसरे का शोषण करते हैं। कम से कम अगर हम मजदूरी देंगे तभी हमारे पास अधिक से अधिक संपत्ति होगी। हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए कम से कम उसका दाम देंगे, सब्जी खरीदने में, तभी हमारे पास संपत्ति होगी। तो बोले सारी प्रॉब्लम यही संपत्ति से ही है। और यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि क्या हमने इससे पहले कुछ चीज़ें देखी हैं। क्विक रिवीजन करेंगे, 2-4 चीज़ें हैं जो देख लेंगे कि लिबरलिज़म कहाँ से डेवलप हुआ था, डेराइव हुआ था ग्रीक थिंकर से। इसके अलावा नेसेसरी एवल जो है, उदारवाद में राज्य जो है एक नेसेसरी एवल या ज़रूरी जो बुराई है वो कौन कहता है, थॉमस पाइन कहते हैं। इसके अलावा जो है पोस्ट कॉर्प के बारे में हमने पढ़ा था कि पोस्ट कॉर्प में क्या क्या चीज़ें हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। हेनरी फ्यूएल के 14 प्रिंसिपल है, उससे ही डेराइव होता है। इस तरह की चीज़ हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने जो आइडिया था कि डेमोक्रेटिक या जो सोशलिज़म है या ह्यूमन जो अप्रोच था सोशलिज़म का, उसमें कौन कौन से हैं, ग्राहम वेल्स, मैरी पार्कर फोलेर, ये सारे लोगों के नाम हमने देखे थे। या मॉडर्न जो सोसाइटी है, मॉडर्न सोशलिज़म की बात किए थे। तो एवोल्यूशनरी सोशलिज़म की बात भी की थी हमने। ब्रेनस्टाइन की बात हुई थी कि एवोल्यूशन धीरे धीरे होना चाहिए सोशलिज़म में। फेबियन सोशलिज़म की बात की थी जिसमें बड़े बड़े नाम थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वेल्स, सिडनी वेब, ये सारे लोग, JDH कोल, हेरोल्ड लास्की, इस तरह के तमाम सारे नाम जो है वो फेबियन सोशलिज़म या फेबियन समाजवादी के थे। फेबियनिज़म कहाँ से आया था, हमने बताया कि जो ग्रीक जनरल थे फेबियन, उनके नाम से डेराइव हुआ। और इसके अलावा कहाँ पे सबसे अधिक फ्लरिश किया फेबियन समाजवाद, ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर जो फेबिनिस्ट थे वो थे। तो और ये कैसे प्रोपोगेट करना चाहते थे अपना आइडिया फेबियन लोग, ये चाहते थे धीरे धीरे समाज के लोगों को जागृत करके आगे बढ़ाया जाए। और लैंड और इन चीज़ों के बारे में था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म की जाए धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इन नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं 6001203135 पे, 6001939975 पे। हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से।
और ईमेल द कैपिटल स्टडी 20 के नाम से जान सकते हैं। और हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है वो बहुत ही कम फीस में और चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो सिर्फ 2500 रुपये में हमारा ये बैच शुरू जो चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन तो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, उसमें कभी भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो यूट्यूब पे उनके लिए है, और जो ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 2500 की फ़ीस में आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं।